हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज़ है। आज का जो लेक्चर है वो एक डिमांडिंग लेक्चर है। आप लोगों में से कुछ साथियों ने ये डिमांड किया था, रिक्वेस्ट किया था कि मैम प्लीज़ विक्टर डिसूज़ा पे एक लेक्चर बना दीजिए। तो आज हम लोग विक्टर डिसूज़ा के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को फर्स्ट पेज से ही समझ में आ रहा होगा कि इनके बारे में कुछ खास कंटेंट कहीं है ही नहीं, ऑनलाइन कहीं नहीं है। ऑनलाइन क्या, किसी बुक्स में नहीं है। मैंने बहुत सारी बुक्स सर्च की लेकिन कहीं पे इनके बारे में कोई डिटेल है ही नहीं। तो बहुत ही मुश्किल हुआ है कंटेंट बनाने में। जो एक इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली प्लेटफॉर्म है, वहाँ से इनके कुछ लेख प्रकाशित हुए हैं, वहाँ से मैंने कुछ कंटेंट लिए हैं। प्लस इनके कुछ बुक के रिव्यू कहीं कहीं पे हमको मिले, तो वहाँ से मैंने कुछ कंटेंट लिए हैं। साथ में मैंने इग्नू एमए में जो अर्बन सोशोलॉजी है, नगरीय समाजशास्त्र, वहाँ पे कुछ कंटेंट इनके बारे में मैंने ढूंढा, तो वहाँ से कुछ कंटेंट मुझे मिला। सबको लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे और विक्टर डिसूज़ा के बारे में जितना मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश की हूँ, तो जितना पॉसिबल कंटेंट है उसको लेके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मुझे उनकी इमेज तक नहीं मिली। मैं सर्च कर रही थी तो मुझे एक दो व्यक्तियों के इमेज दिखे, लेकिन वो भी क्लियर नहीं है कि ये विक्टर डिसूज़ा ही है या कोई और है। तो फिर कहीं पे शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, इसलिए उनकी इमेज भी मुझे नहीं मिली। ठीक है, कोई बात नहीं है। उनका क्या कंट्रीब्यूशन है सोशोलॉजी में, हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इनका जो जन्म है वो 23 दिसंबर 1923 को हुआ था। इनको मेनली जानते किस लिए हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ये मेनली जो है पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से संबंधित रहे हैं। चंडीगढ़ में इनका काफ़ी कुछ अध्ययन रहा है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी रहा पंजाब यूनिवर्सिटी का, वहाँ के ये हेड रहे हैं। बाकी अगर हम और कुछ इनके योगदान के इनके जो इन्होंने क्या अचीव किया है उसमें बोलें, तो 1985 से 87 तक इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के ये अध्यक्ष पद पर रहे हैं। और इनका एक और है जो हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेंगे। इनको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है, तो वो नेक्स्ट पेज पे मैंने मेंशन किया है किस साल में उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। ओके, इन्होंने चंडीगढ़ का अध्ययन किया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि भूमि प्रयोग नीतियों का नए शहर के सामाजिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो आप लोगों को ये पता होगा कि चंडीगढ़ जो है वो एक प्लान्ड सिटी है। प्लान सिटी मीन्स पहले से उसकी प्लानिंग की गई है कि ये शहर कैसे बसाए। जैसे अभी वाराणसी की बात करें, या फिर हम मथुरा की बात करें, या फिर आगरा की बात करें, या फिर इलाहाबाद की बात करें, तो ये सिटी बनती चली गई। इनको कोई प्लान तरीके से बनाया नहीं गया, लेकिन चंडीगढ़ ऐसी सिटी है जो कि एक प्लान सिटी है। इसको प्लानिंग के तहत बनाया गया था कि ये शहर ऐसे बसेगा, यहाँ पे ऐसी ऐसी सुविधाएं, यहाँ पे ऐसे रहेंगे, ये सड़कें कहाँ पे निकाली जाएंगी, बाकी सारी जो सुविधाएं हैं वो कैसे दी जाएंगी। तो एक प्लान तरीके का ये शहर है। तो इन्होंने चंडीगढ़ का अध्ययन किया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि भूमि प्रयोग नीतियों का, जो भूमि प्रयोग की किस प्रकार से भूमि को हम प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके प्रति जो प्लानिंग की गई थी, इसका ये जो नया शहर चंडीगढ़ था, इसके सामाजिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा है। चंडीगढ़ शहर के अध्ययन में इन्होंने आयु वर्ग का भी अध्ययन किया और यह पाया कि लगभग 62.83% शहर की जनसंख्या 0 से 25 वर्ष के आयु वर्ग से संबंधित है। तो 0 से 25 अर्थात 25 वर्ष तक के आयु के लोग लगभग
लगभग मान सकते हैं 63%, यानी 62.83% थी। उसके बाद 30.99%, अर्थात हम इसे 31% मान सकते हैं, जनसंख्या 26 से 50 वर्ष की आयु वर्ग से संबंधित थे, तथा 6.17%, सबसे कम प्रतिशत यहाँ दिख रहा है, जनसंख्या 51 प्लस में, अर्थात 51 वर्ष से ज़्यादा लोगों की श्रेणी में आते थे। ये जो अध्ययन है ये 1968 का है। ओके, इन्होंने ओवर अर्बनाइजेशन, यानी एक तो शहरीकरण होता है, एक बहुत ज़्यादा तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है, तो ओवर अर्बनाइजेशन पे भी इनका अध्ययन रहा है। मेनली अगर विक्टर डिसूजा को हम लोग देखें तो जो शहरीकरण है उसी के अंतर्गत इनको हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि M.S. राव को पढ़ते हैं। तो इनको जो अर्बनाइजेशन हुआ, शहरीकरण हुआ, इससे वहाँ पे क्या प्रभाव पड़ा, उससे संबंधित क्या समस्याएं थी, तो जो वहाँ पे लोग रह रहे थे या फिर मलिन बस्तियों में, स्लम्स एरिया में जो लोग रह रहे थे, उनके पे क्या प्रभाव पड़ा, मेनली जो इनका अध्ययन है वो उसी से संबंधित है। ओके, हाँ, यहाँ पे आप लोग देखिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको 2006 में दिया गया था। विक्टर एस डिसूजा का एक लेख है, या ये कह सकते हैं इनकी ये एक बुक भी है, डेवलपमेंट प्लानिंग एंड स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज, द रिस्पॉन्स ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड। इसका मीनिंग क्या है? डेवलपमेंट प्लानिंग, ये तो समझ में आ गया कि जो हमें विकास करने की जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, एंड स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़, आप लोगों को इनके नाम ही में, जो बुक का नाम है, इसी से समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ मीन्स जो हमें सामाजिक असमानता दिख रही है या संरचनात्मक असमानता दिख रही है, इन दोनों में क्या संबंध है। जो हमारा डेवलपमेंट प्लानिंग है और जो हमें संरचनात्मक असमानता दिख रही है, इन दोनों में क्या संबंध है, इसी के बारे में इस किताब में लिखा गया है। द रिस्पॉन्स ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड, अर्थात ऐसे कैटेगरी या ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप जिनको इन सुविधाओं से, जो कि डेवलपमेंट होने के बाद उन्हें वो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उससे वो वंचित हैं, इनको अंडर प्रिविलेज्ड कहते हैं। तो इन्हीं से संबंधित इनका अध्ययन रहा है कि जिन लोगों को, मान लेते हैं कि जब कहीं विकास होता है तो हम ये सोचते हैं, जो भी प्लानिंग की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ऐसा माना जाता है कि इसकी जो सुविधाएं हैं वो हर वर्ग तक मिलेगा, जो वंचित वर्ग है उसको तक मिलेगा। लेकिन यहाँ भी विक्टर डिसूजा ये पाते हैं कि डेवलपमेंट प्लानिंग तो आ गया है, इसके कारण से जो विकास हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है, जो सामाजिक संरचना बदल रही है, इसके कारण जो निचला तबका है उसको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उससे वो वंचित है। इसी के बारे में ये बुक बताती है। यहाँ पे थोड़ा हम लोग इस बुक के बारे में समझ लेते हैं। विक्टर एस डिसूजा ने 1961, 71 और 1981 के भारतीय जनगणना, जो भारतीय इंडियन सेंसस जो होता है, उसके डाटा का इन्होंने प्रयोग किया था भारतीय अनुसूचित जातियों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट होते हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों में संरचनात्मक रूप से असमानता का अध्ययन करने के लिए इस डाटा का प्रयोग इन्होंने किया था। इन्होंने जो भारतीय जनगणना हुई थी उसका इन्होंने डाटा लिया था, अलग अलग राज्यों से भी डाटा लेके, और सारी चीज़ें ये तभी सर्वे किया जाता है, या ये कहें कि एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि कहाँ पे जो योजनाएं आई थी या जो भी प्लानिंग की गई थी उससे किन किन वर्गों को किस तरीके से लाभ हुआ है। तो जो यहाँ पे संरचनात्मक रूप से असमानता देखने को मिली, भारतीय जो अनुसूचित जातियाँ एवं जनजातियाँ थीं इस डेवलपमेंट प्लानिंग के कारण, तो इसकी चर्चा इन्होंने, पहला इनका जो चैप्टर है इस बुक का, डेवलपमेंट प्लानिंग एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें इन्होंने डिस्कस किया है। ओके, भारत के वर्तमान सामाजिक संरचना जिसमें कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया शामिल है।
इसके परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में असमानता और तनाव में वृद्धि हुई है। ऐसा विक्टर डिसूजा मानते हैं कि जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया हमें दिख रही है उसके कारण जो हमारी भारतीय सामाजिक संरचना है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो लोगों में एक स्ट्रैटिफाइड लेयर्स के रूप में दिख रहा है कि जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होता चला गया, जो सुविधाएं हैं वो उच्च वर्गों को ही मिल पाया और जो निम्न वर्ग थे उनसे वंचित रह गए। तो इस तरीके के इनकी अवधारणा रही कि जो भारतीय समाज है उसमें आर्थिक विकास की प्रक्रिया के कारण असमानता और तनाव जो है, टेंशन जो है, उसमें वृद्धि हुई है। इसका डिस्कशन इन्होंने चैप्टर 2 में किया है। डिसूजा ने 3 डायमेंशंस के परिवर्तन के आधार पे, ये 3 डायमेंशंस कौन से हैं? शिक्षा, शहरीकरण और औद्योगिकरण, भारत में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया है। आगे के जो चैप्टर्स है जैसे कि 3, 4, 5, तो जो चैप्टर 3 है जैसे कि उसमें जो इन्होंने मेन फोकस किया है वो यही किया है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों पे अगर हम शिक्षा की बात करें, अगर शिक्षा के अगर फील्ड में हम बात करें या फिर शहरीकरण या फिर औद्योगिकरण की बात करें तो आप लोगों को ये दिखेगा कि ये कृषि क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो जो कृषि क्षेत्र से संबंधित नहीं है, शिक्षा, शहरीकरण और औद्योगिकरण, इसको इन्होंने 3 डायमेंशंस के रूप में माना है। इसमें परिवर्तन के आधार पे कि शिक्षा में क्या परिवर्तन आया, शहरीकरण में जो हमें विकास दिख रहा था, चेंजेस दिख रहे थे, औद्योगिकरण में हमें जो चेंजेस दिख रहे थे, इसके कारण अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों से संबंधित क्या समस्याएं जो थी वो उत्पन्न हुई। आगे के चैप्टर्स में इन्होंने ये समझाने की कोशिश भी की है या ये बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से एक जो अनुसूचित जातियां, जनजातियां या फिर जो भी इन्होंने चंडीगढ़ में जो अध्ययन किया था, इन्होंने देखा था कि वहाँ पे जो निचला तबका है वो एक जो सुविधाएं मिल रही थी उनसे वो वंचित थे। तो यहाँ पे आप लोग एक देख सकते हैं बुक का रिव्यू, इसी बुक का रिव्यू है जिसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। द बुक एडॉप्ट्स द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ये बुक जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाता है, विच हैज़ प्रूव्ड हाईली फ्रूटफुल। इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ मेच्योर स्कॉलरशिप, ये बात की जा रही है विक्टर डिसूजा की कि इनके जो लेख है इस बुक में एक मेच्योर स्कॉलरशिप की पहचान दिलाती है, इंसाइट, सिंपैथेटिक इलस्ट्रेटिज्म, यानी कि जो हम एक पॉजिटिवली हम उसको देखते हैं, सही तरीके से देखते हैं, एंड एम्पिरिकल रियलिज्म, अनुभव के आधार पे वास्तविकता को देखना, एंड मेक्स एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज रिलेटेड टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेनली द परिया एंड द अनटचेबल्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो मेनली इनका फोकस जो था वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स पर था कि इनमें आखिर में इतनी ज़्यादा बाकी लोगों से असमानताएं क्यों दिखती हैं। इन सम इंडियन स्टेट्स लाइक पंजाब, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेशली इन्होंने पंजाब की बात की है। द पुअर शेड्यूल कास्ट कंप्राइज 27% ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन, तो जो पंजाब की पूरी पॉपुलेशन है उसकी लगभग 27% जो है वो शेड्यूल कास्ट है अर्थात अनुसूचित जाति है। तो यहाँ पे एक सोचनीय मुद्दा बनता है ये। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया इज meaningless without a corresponding betterment of the condition of the अंडर प्रिविलेज। तो इन्होंने कहा है कि जो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिख रहा है या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन दिख रहा है भारत में, ये पूरी की पूरी तरीके से बेसलेस है, मीनिंगलेस है, इसका कोई आधार नहीं है जब तक कि हम जो अंडर प्रिविलेज्ड अर्थात जो लोग इन सुविधाओं से या जो आज के समय में उनकी ज़रूरतें हैं उससे वंचित हैं, अगर उनके हम बेटरमेंट के लिए, उनकी अच्छे के लिए अगर हम नहीं सोचते हैं तो ये जो हम दिखा रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है या फिर औद्योगिकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, ये सारी की सारी बातें जो हैं वो बेकार हैं।
यहाँ पे इन्होंने कुछ चैप्टर 7 में जैसे कि इन्होंने बताया है कि नो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ पॉसिबल इन इंडिया अनलेस द प्लानिंग स्ट्रेटेजी इज़ चेंज्ड एंड इज़ एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग द सोसाइटी एज अ होल। तो यहाँ पे इनका कहने का मतलब है कि हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का तब तक कोई मीनिंग नहीं निकाल सकते हैं कि जब तक कि हम पूरी सोसाइटी को एज अ होल मान के और सभी में वो ट्रांसफॉर्मेशन हम देखें, वो चेंजेस हमें हर किसी में देखना चाहिए इन अ रेडिकल एंड रिवोल्यूशनरी वे and not merely in terms of economic growth of the rich and powerful classes to the exclusion of the underprivileged caste and tribes। तो जो अंडर प्रिविलेज्ड कास्ट हैं अर्थात जो पिछड़े लोग हैं या जो अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, उनके बेस पे जो रिच लोग हैं या पावरफुल लोग हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ करें, तो इसको हम यह नहीं कह सकते हैं कि एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लोग और देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कि इन स्पाइट ऑफ सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस ब्रॉट अबाउट इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947, 1947 का जो देश आज़ाद होता है उसके बाद ये हम देखेंगे कि हमारे भारत में जो सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता है, राजनीतिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आप लोगों को अगर लग रहा हो कि हम लोग इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, चूँकि हमें विक्टर डिसूज़ा के बारे में जानना है, इसलिए हमें उनकी बुक्स में क्या लिखा गया है इसी से उनके थॉट्स पता चलेंगे और उसी बेस्ड पे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। द ऑथर स्टेट्स दैट द वाइडली pervasive caste system has no broken down because no direct and radical attempt have been made to change the social structure। इन्होंने ये कहा कि जो हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम दिख रहा है, देश तो आज़ाद हो गया था लेकिन जो हमारे यहाँ का कास्ट सिस्टम दिख रहा है उसमें कुछ खास चेंजेस हमें नहीं देखने को मिल रहा है। इस तरीके से जो सोशल स्ट्रक्चर है इसको हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि डायरेक्टली बहुत तेज़ी से ये परिवर्तित हो रहा है या फिर चेंज हुआ। कंसिक्वेंटली मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक चेंज दैट हैव टेकन प्लेस हैव बीन एब्जॉर्ब्ड बाय द सोशल स्ट्रक्चर टू सबसर्व इट्स एग्जिस्टिंग पैटर्न्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो इकोनॉमिक चेंजेस की बात करें या ग्रोथ की बात करें तो ये भी हम देखेंगे कि जो कास्ट सिस्टम में जो हायर कास्ट थे उन्हीं को इसका ज़्यादा लाभ पहुँचा है। द आथर है इन पर्टिकुलर कंसंट्रेटेड ऑन सम केस स्टडी इन इंडियन पंजाब, अर्थात ये जो इंडिया का पंजाब है, चूँकि उस समय पंजाब का आप लोगों को पता है कि दो पार्ट है, एक पाकिस्तान में है और एक इंडिया में है। तो यहाँ पे जो पंजाब है इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ हरियाणा, हरियाणा को भी हम उसमें ऐड करते हैं। तो वेयर द पुअर शेड्यूल्ड कास्ट कॉन्स्टिट्यूएट एंड ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द स्टेट्स इंटायर पॉपुलेशन। तो 1/4 जो पॉपुलेशन है स्टेट का वो हमें ये देखने को मिलता है कि अर्थात 1/4 हिस्सा, अगर ये पूरा पंजाब हरियाणा का अगर पॉपुलेशन है तो इसका लगभग एक हिस्सा जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का होता है। तो यहाँ पे हमें ये सोचने की ज़रूरत है, शेड्यूल्ड कास्ट का है, तो ये सोचने की ज़रूरत है कि एक मेजर पॉपुलेशन जो है वो एक अच्छे कंडीशन में नहीं है। ही नेम्स द मेजर कास्ट इन पंजाब कैटेगराइज्ड एज हाई, मीडियम एंड लो। इन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा कास्ट को, हाई, मीडियम और लो में, एज ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, अरोरा, खत्री, जाट, काम्बोज, धोबी, कम्हार, तरखान, सुनियार, झेवार, चिम्बा, नाई, अधर्मी, वाल्मीकि एंड अदर्स एज मिसकेलियस, मीन्स और भी इसमें छोटे छोटे आ जाते हैं। अ स्टडी ऑफ इंटरजेनरेशनल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी कंडक्टेड बाय द ऑथर इन 1980s इन 3 विलेजेस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा पब्लिश्ड इन 1985 showed that the higher caste had benefited from economic growth like green revolution more than the
लोअर कास्ट। तो यहाँ अभी हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी प्लानिंग की गई, जैसे कि अगर हम पंजाब की बात करें तो आप लोग ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे कृषि प्रधान एक स्टेट है, तो वहाँ पे जो ग्रीन रिवोल्यूशन का असर सबसे ज़्यादा वहीं दिखा था। और ये भी उन्होंने मेंशन किया है कि पंजाब और हरियाणा के 3 विलेजेस को इन्होंने स्टडी किया था और ये पाया था कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था उससे मैक्सिमम जो इकोनॉमिक ग्रोथ के यानी कि जो आर्थिक वृद्धि हुई थी उसकी जो फायदे थे वो ऊंची कास्ट जो होती हैं उनको ही मिला था कंपेयर टू लोअर कास्ट। This is means the author explained that despite changes in the economy, the caste hierarchies in the villages have remained intact. Means जो एक हमें कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है विलेजेस में, तो उसमें कुछ हमें ये नहीं कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से जो सहयोग है वो बहुत ज़्यादा अलग पैटर्न में दिखा, बल्कि जो ऊंची जातियां थी उन्हीं को ज़्यादा फायदा इससे पहुंचा है। As for the scheduled tribes in India, they comprise since 1981 का इन्होंने रेफरेंस लिया है 7.76% ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन एंड ऑलमोस्ट 1/2 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि एज फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया, इन्होंने कंपेयर किया 1981 में कि 7.76% जो है वो इंडियाज़ का टोटल पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 1/2 अर्थात आधा पॉपुलेशन जो है वो शेड्यूल कास्ट हैं। ओके, दे लैग बिहाइंड द शेड्यूल कास्ट वेयर एज द शेड्यूल कास्ट आर सोशली मार्जिनल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इनके बुक में ये टर्म्स दिए गए हैं, सोशली मार्जिनल इन्होंने कहा है शेड्यूल्ड कास्ट को। द ट्राइब्स आर स्पेशली मार्जिनल। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कुछ की टर्म्स आप लोगों को निकल रहे हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इन्होंने शेड्यूल कास्ट को सोशली मार्जिनल कहा, स्पेशली मार्जिनल जो है इन्होंने ट्राइब्स को कहा है। अनलाइक द शेड्यूल कास्ट द ट्राइब्स आर सेग्रीगेटेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। तो इन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट के अगर हम कंपेयर में देखें तो जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो मेन स्ट्रीम जो है हमारी सोसाइटी के उससे अलग हो जाते हैं। दे आर मोर बैकवर्ड दैन द फार्मर बट दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द करेज ऑफ अनटचेबिलिटी लाइक द शेड्यूल कास्ट। लेकिन जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं मेन स्ट्रीम से अलग हो जाते हैं, लेकिन जो एक छुआछूत की जो भावना है उससे वो अलग हैं, जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए देखा जाता है। The study clearly demonstrated that both the scheduled caste and the scheduled tribes live at the lowest run of मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो इन्होंने कहा कि अगर हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो इंडियन जो सोसाइटी है आज के मॉडर्न इंडियन सोसाइटी के निचले तबके पे हमें दिखाई देती है। हाउएवर द शेड्यूल कास्ट आर मोर मॉडर्नाइज्ड दैन द शेड्यूल ट्राइब्स। जबकि इन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि जो अनुसूचित जातियां होती हैं वो अनुसूचित जनजातियों के कंपेयर में ज़्यादा मॉडर्नाइज हैं। एज द शेड्यूल कास्ट आर मोर इंटीग्रेटेड इन द सोसाइटी देन द ट्राइब्स। इन्होंने ये भी कहा कि जो अनुसूचित जातियां हैं वो अनुसूचित जनजातियों के कंपेयर में ज़्यादा यूनाइटेड हैं, इंटीग्रेटेड हैं, अर्थात एक साथ रहते हैं। द इफेक्ट ऑफ प्लानिंग percolates down to the scheduled caste faster than it does to the scheduled tribes। तो जो हमारी जो भी प्लानिंग रहा उसका असर जो है वो शेड्यूल कास्ट पे ज़्यादा दिखाई दिया कंपेयर टू शेड्यूल ट्राइब। ओके, अर्थात अनुसूचित जातियाँ जो हैं उन्होंने ज़्यादा लाभ उठाया कंपेयर टू अनुसूचित जनजातियों के। ये पेज 196 पे इनका कहा हुआ कथन है। ओके, हेंस सोशल इनइक्वालिटीज आर आल्सो वाइडनिंग विद इन द शेड्यूल कास्ट देमसेल्फ एंड बिटवीन द कास्ट एंड द ट्राइब्स। तो यहाँ पे ये भी बताते हैं कि जो सोशल इक्वालिटी अर्थात सामाजिक असमानता जो है वो भी हमको एक वाइड रेंज में काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है सोशल कास्ट में और शेड्यूल कास्ट में और शेड्यूल ट्राइब्स में।
those living in the more developed region are developing faster than those living in the backward area। तो इन्होंने ये कहा कि जो ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है उस वहाँ पे जो हमारी अनुसूचित जातियाँ या जनजातियाँ रहती हैं वो ज़्यादा डेवलप होती हैं कंपेयर टू अगर कोई बैकवर्ड एरियाज़ में हैं। ओके यहाँ पे इनका एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है जो इन्होंने समझाने की कोशिश की है। तो इन्होंने क्या किया था कि जो एक इंडिया है, इनकी स्टडी को समझने की कोशिश करिएगा, हम इसीलिए इस मैप को लेके आए हैं कि जो ये इंडिया है इसको इन्होंने एक यूनिवर्स माना। इन्होंने किस प्रकार से इसको समझने की कोशिश की तो ये हम लोग देखते हैं। जो इंडिया है इसको पूरे को इन्होंने एक ब्रह्मांड मान लिया, यूनिवर्स मान लिया, और इसकी जो एक एक स्टेट हैं, जैसे कि आप लोगों को यहाँ उत्तर प्रदेश दिख रहा है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इस तरीके से अलग अलग जो एरिया स्टेट हैं इसको इन्होंने यूनिट माना, इसको इन्होंने एक एक यूनिट मान लिया क्योंकि इनको कंपेयर करना था। हर एक जो स्टेट्स हैं उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का जो हमारा चेंजेस हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसके अनुसार इसके कारण क्या असर पड़ रहा है अनुसूचित जातियों पे और अनुसूचित जनजातियों पे। तो इन्होंने सबसे पहले एज अ होल भारत को एक यूनिवर्स मान लिया और इसका जो स्टेट है, एक एक स्टेट को इन्होंने एक यूनिट की तरह मान लिया। अब इनको ये था कि पूरे भारत में अलग अलग राज्यों की स्थिति क्या है ये समझने में मदद मिल गई। साथ ही इन्होंने एक स्टेट ले लिया, जैसे कि यहाँ पे आप लोग महाराष्ट्र ले सकते हैं या फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश, आप लोगों को जो भी समझना हो अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हम महाराष्ट्र लेते हैं। महाराष्ट्र इन्होंने बाद में क्या किया कि जो यूनिट के रूप में एक स्टेट को इन्होंने एक राज्य को लिया था, अब इसको एज अ यूनिवर्स ले लिया। तो ये जो महाराष्ट्र है, सपोज हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया कि इन्होंने महाराष्ट्र को एक यूनिवर्स के रूप में ले लिया और इस महाराष्ट्र में बहुत सारे ज़िले भी होंगे, डिस्ट्रिक्ट होंगे, तो उस अलग अलग जो छोटे छोटे ज़िले होंगे उसको इन्होंने एक यूनिट की तरह ले लिया। जैसे कि अगर हमें यूपी में भी यही बात करें तो जैसे कि इलाहाबाद है, वाराणसी है, आगरा है, मथुरा है, तो जो अलग अलग हमको डिस्ट्रिक्ट्स दिखते हैं उसको इन्होंने एक यूनिट मान लिया और उत्तर प्रदेश पूरा एज अ होल इन्होंने एक यूनिवर्स के रूप में ले लिया। तो इससे क्या हुआ कि पूरे देश के हर राज्य के बारे में वो समझ सकते हैं, साथ ही हर राज्य के डिस्ट्रिक्ट को कंपेयर करके एक एज अ होल हम पूरे नेशन को, भारत की पूरी सामाजिक संरचना में किधर हमें जो सामाजिक असमानताएं दिख रही हैं उसको समझने में इन्होंने ये एक तरीका ढूंढा था। तो ये एक इनका कॉन्सेप्ट है जो कि इस तरीके से इन्होंने अपनी स्टडी को या ये कहें कि अपने अध्ययन को इन्होंने मूर्त रूप दिया था। ओके, ये कंटेंट जो है वो मैंने इग्नू के बुक से लिया है। मेरे पास जो इग्नू की किताबें हैं मैंने बहुत ढूंढा, मैं सोच रही थी कि कहीं विक्टर डिसूजा शायद दिख जाए लेकिन नहीं दिख रहे थे। फिर बाद में मैं जो नगरीय समाजशास्त्र की बुक है MSO 13 करके है, ऐसे कुछ बुक है, वो नहीं MSOE 004 करके ये बुक है। ये है नगरीय समाजशास्त्र करके और इसके जो यूनिट 14 है अर्थात चैप्टर 14वां जो है, यूनिट जो 14 है चैप्टर 14वां, उसमें मुझे विक्टर डिसूजा के बारे में थोड़े कंटेंट मिले तो मुझे लगा कि आप लोगों से डिस्कस कर लेना चाहिए क्योंकि जो इग्नू के कंटेंट होते हैं वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 2-3 पेज जो है वो इग्नू से मैंने यहाँ मेंशन किया है तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेस रिसर्च द्वारा स्थापित 3 ट्रेंड्स रिपोर्ट्स, यहाँ पे आप लोगों को 2 नाम दिखेगा, डिसूजा 1974 1985 और कौशाम्बी 1994 ने भारत में 1950 के दशक से नगरीय अध्ययनों के साहित्य की, यहाँ पे थोड़ा सा मिसटाइपिंग हो गया है, समीक्षा की है।
तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। यह भारत में नगरीय सामाजिक व्यवस्थाओं में जितने कार्य किए गए थे उसकी मात्रा के बराबर में पर्याप्त धारणा प्रस्तुत करता है। इन रिपोर्टों में, जो ये रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की थी, इन रिपोर्टों में भारत में नगरीय समाजशास्त्र अध्ययनों का सर्वेक्षण करने के लिए नगरीय समाजशास्त्र क्षेत्र को अनेक विषय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिससे कि यह ज्ञात हो सके कि प्रत्येक क्षेत्र में कितना अध्ययन किया जा चुका है। तो यहाँ पे आप लोगों को विक्टर डिसूजा का जो ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि इन्होंने पहले होल भारत को लिया, इंडिया को लिया, फिर उसके अलग अलग स्टेट्स किए और स्टेट्स में फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने अलग तरीके से जो असमानताएं थी उसको समझने का प्रयास किया था। तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि इन्होंने नगरीय समाजशास्त्र को भी विभिन्न भागों में बांट दिया था और फिर इन्होंने, ताकि ये अध्ययन किया जा सके कि इसके भी विभिन्न भागों का कितना अध्ययन किया जा चुका है। अब इसमें किस किस भाग में बांटा गया है इसको हम लोग समझेंगे और इसी से आप लोगों को क्लियर होगा कि विक्टर डिसूजा का जो अध्ययन क्षेत्र है वो क्या क्या रहा है। ओके, तो ये नगरीकरण है, नगर और क्षेत्र है, नगरीय प्रकार्य है, नगरीय आंतरिक संरचना, उभरते हुए नगरीय प्रणालियाँ, नगरीय सामाजिक संगठन, नगरीय सामुदायिक विकास, नगरीय सामाजिक समस्याएं एवं नगरीय नियोजन अर्थात अर्बन प्लानिंग की बात हो रही है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि अलग अलग नगरीय समाजशास्त्र के अर्थात अर्बन सोशियोलॉजी के अंतर्गत अलग अलग भागों में बांट दिया गया था। ओके, डिसूजा 1974 के ये अध्ययन में पाते हैं कि समाज वैज्ञानिकों ने 1951 की जनगणना रिपोर्ट के बाद नगरीय अध्ययनों में वास्तविक रुचि प्रदर्शित करना शुरू किया है, जिसने भारत में नगरीय जनसंख्या के उच्च वृद्धि को दर्शाया है। तो 1991, अगर हम 1947 की बात करें कि 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है और उसके बाद से अगर हम अध्ययन का पैटर्न देखें तो लगभग जो ये कहें कि यूरोप से, चूँकि यूरोप का ही अर्थात ब्रिटिश का ही रोल था हमारे देश पे, ब्रिटिश शासन ही था, तो अगर हम ये बात करें कि किस तरीके से समाजशास्त्र में क्या हमें देखने को मिल रहा था कुछ चेंजेस, तो हम जो भी समझ रहे थे, जो हमारे भारतीय समाजशास्त्री भी थे, अगर उस समय की भी बात करें तो वो लोग भी जो अध्ययन कर रहे थे वो जो हमारी यूरोपीय विचारधारा थी उसी के अनुसार ही कर रहे थे। लेकिन बाद में ये कहते हैं 1951 की जनगणना रिपोर्ट के बाद नगरीय अध्ययनों में वास्तविक रुचि प्रदर्शित करना शुरू हुआ था कि हमें अर्बन के बारे में भी स्टडी करना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को अगर नाम याद हो, पैट्रिक गेट्स का, सबसे पहले भारत में अर्बन प्लानिंग के लिए वही जाने जाते हैं जिस पे उन्होंने स्टडी किया है, जो कि जीएस घुर्ये के गुरु थे। तो वहाँ से अगर हम देखें स्टार्ट होता है, तो धीरे धीरे करके 1951 की जो जनगणना रिपोर्ट है इसके बाद ये देखने को मिलता है कि जो नगरीय अध्ययन है उसमें जो स्कॉलर थे उनका इंटरेस्ट आता है, जिसने भारत में नगरीय जनसंख्या में उच्च वृद्धि को दर्शाया था। तो 1951 की जो जनगणना थी उसमें जनसंख्या वृद्धि काफ़ी ज़्यादा दिखा था और इसके कारण फिर जो स्कॉलर्स थे या जो विचारक थे, जो थिंकर्स थे, उनका रुझान गया कि हमें जो नगरीय संरचना है या नगरीय समस्याएं हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। 1971 की जनगणना में नगरीय जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर रिकॉर्ड किया गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1971 की जनगणना में नगरीय जनसंख्या में अर्थात जो शहरों में रहने वाले लोग थे उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि दर रिकॉर्ड किया गया था, जिसने एक बार फिर नगरों और संबद्ध अर्थात उससे संबंधित मुद्दों के अध्ययन के लिए अनेक विद्वानों में रुचि पैदा कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में नगरीय समाजशास्त्र के विकास की गति जो है वो तीव्र हो गई थी। ये कथन विक्टर डिसूजा का है 1974 का। ओके, डिसूजा ने इस बात पर गौर किया कि 1950
इसको 50 जो है ये 1950 है। 1960 और 1970 के दशकों की अवधि के दौरान अधिकतर अध्ययन जो है वो नगरीय प्रघटना के बारे में मुख्यतः अनुभव सिद्ध सामान्यीकरण है, जिनमें से अधिकतर में वैज्ञानिक पद्धति के कठोर नियंत्रण का अभाव है। तो जो हम एक बोलते हैं कि साइंटिफिक तरीके से हम स्टडी करेंगे, इसका अभाव देखने को मिलता है। विक्टर डिसूजा 1978 में बताते हैं, इन्होंने भारत में नगरीय मलिन बस्तियों और निर्धनता का एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वह नगरीय निर्धनता की समस्या की उत्पत्ति और निरंतरता का कारण इस तथ्य को माना कि निर्धन और मलिन बस्तियों में रहने वाले कुल मिलाकर उस समुदाय के प्रधान वर्गों के सामाजिक सांस्कृतिक हाशिए पर हैं जिसमें वह रहते हैं। तो यहाँ पे विक्टर डिसूजा ये मानते हैं, एक न्यू अपनी थ्योरी निकालते हैं कि जो नगरीय मलिन बस्तियाँ हैं भारत में और इनमें जो निर्धनता हमें पॉवर्टी दिख रही है, ये इसकी निरंतरता जो दिख रही है, अर्थात हमें ये दिख ही रही है जो नगरीय निर्धनता जो हमें दिख रही है और इसमें कंटिन्यूअस दिख रही है, ऐसा नहीं कि उसमें सुधार हो रहा है। तो इसके पीछे आखिर में रीज़न क्या है? तो इन्होंने कहा कि जो निर्धन और मलिन बस्तियों में रहने वाले जो लोग हैं उस समुदाय के प्रधान वर्गों के, अर्थात जो उच्च वर्ग हैं, उनके सामाजिक सांस्कृतिक हाशिए पर है, अर्थात सबसे निचले स्तर पर है। इसलिए जो हमें जो नगरीय निर्धनता की समस्या हमें दिख रही है वो कंटिन्यूटी के रूप में, निरंतरता के रूप में हमें दिखाई दे रही है, अर्थात ये न समाप्त होने वाला समस्या है। यह उपागम इस समस्या के समाधान का उत्तरदायित्व जो है वो पीड़ित व्यक्ति के स्थान पर समाज पर डाल देता है। तो यह उपागम जो है वो इस समस्या का समाधान जो है वो हमारा उत्तरदायित्व जो पीड़ित व्यक्ति है उसके वजह से नहीं है, बल्कि कि ये जो समस्या है, हमें निर्धनता की समस्या, हमें नगरीय निर्धनता की समस्या दिख रही है, वो बल्कि समाज के कारण है, ना कि जो गरीब है उसके कारण ये, अर्थात एक निर्धन व्यक्ति है वो अपनी वजह से निर्धन नहीं है, बल्कि जो दूसरे लोग हैं या जो उच्च वर्ग लोग हैं उनके कारण से वो व्यक्ति निर्धन है। विक्टर डिसूजा जी का एक और लेख है, यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। बियॉन्ड 50 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, चैलेंजेस टू साइंटिफिक सोशियोलॉजी, विक्टर एस डिसूजा। तो यहाँ पे ये जो 24वां ऑल इंडिया सोशियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस था उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद 1997 में, तो वहाँ पे ये इन्होंने एक लेक्चर दिया था। तो इसका जो टाइटल है ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बियॉन्ड 50 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, चैलेंजेस टू साइंटिफिक सोशियोलॉजी। तो हमारे समाजशास्त्र में जो अब तक में क्या एक कहेंगे कि विकसित रूप देखने को मिला है, इसी के बारे में ये पूरी की पूरी जो इनका लेक्चर है वो है। तो इन्होंने ये कहने का कोशिश किया है कि मैं एक ब्रीफली समझा देती हूँ। इन्होंने बताया है कि जैसे कि अगर हम स्टार्टिंग में बात करें कॉलोनियल इंडिया की, जिस समय की ब्रिटिश शासन था, अंग्रेज़ों का शासन था हमारे देश पे, और उस समय के अगर हम समाजशास्त्र के अध्ययन की बात करें कि क्या था अगर हमारे भारत में, तो आप लोगों को जैसा कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति का पता है कि भारत में स्थिति क्या रही है एकदम स्टार्टिंग में जो रहा है। तो जो हमारा यूरोपीय कंट्री है, जो यूरोपीय देश हैं, उनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। वहाँ के जो थिंकर्स ने थ्योरी दी, भारत के जो थिंकर्स थे उन्होंने सीधे सीधे उसी को ले लिया और उनको लगा कि हम इसी के अनुसार अपने देश की थ्योरी पे ही अपने देश की जो हमारी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जो हमारी संरचना दिख रही है, उस पर अप्लाई करके हम अपनी सोसाइटी को भी समझ सकते हैं, अपने समाज को भी समझ सकते हैं। दूसरा एक जो हमें तरीका दिखा वो ये दिखा, आप लोगों को पता होगा, सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य। जो सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य निकल के आता है, उसने कहा कि नहीं, हमारे भारत में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा विविधताएं देखने को मिलती हैं और इसके कारण जो यूरोपीय विचारधारा है उसको हम अपने देश पे लागू नहीं कर सकते हैं। हमें अपने देश को समझना है तो हमें अपने देश की सभ्यता को ही समझते हुए अपने देश के जो सामाजिक संरचना है, यहाँ पे क्या व्यवस्था है, क्या हमारे
इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इन सबको अगर हमको समझना है तो हमें अपनी सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये दो परिप्रेक्ष्य तो हमें दिख रहे थे जो कि भारत में एक आगे को बढ़ रहा था। सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रही हूँ, समाजशास्त्र को लेके। धीरे धीरे जब भारत आज़ाद होता है 1947 में, ये सारी बातें इन्होंने विक्टर डिसूजा जी ने अपने इस लेख में बताया है। तो 1947 में जब देश आज़ाद होता है, उसके बाद से चूँकि भारत को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ भी करना था, जो बहुत सारे रूरल एरियाज़ थे, ग्रामीण एरिया थे, जो वहाँ पे इनको और भी ज़्यादा कुछ प्लानिंग करनी थी जिससे कि गांव का भी विकास हो सके, कृषि में काफ़ी कुछ सुधार करना था। तो इन सारे के लिए जो इंडिया था वो अमेरिका से कांटेक्ट किया कि अमेरिका में जिस तरीके से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था और वहाँ पे स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो वहाँ से जब उन्होंने भारत ने कांटेक्ट किया कि हमारे देश में किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, तो हमें आपसे हेल्प चाहिए। तो वहाँ से अगर हम देखें तो जो अमेरिकन एक सोशियोलॉजिस्ट की नहीं बोलेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि अमेरिका से जो भी हमें थिंकर्स भारत में देखने को मिले या भारत के परिप्रेक्ष्य में जो भी अमेरिकन थिंकर्स का जो प्रभाव पड़ा, वो ये था कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का। क्योंकि वहाँ के जो अमेरिकन जो विचारक थे वो भी प्योर सोशियोलॉजिस्ट नहीं थे, बल्कि कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, साथ ही रूरल सोशियोलॉजिस्ट थे, अर्थात ग्रामीण समाजशास्त्री थे। तो इन दोनों का जो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि प्योर सिर्फ और सिर्फ समाजशास्त्र की यहाँ बात हो रही है, बल्कि ये कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी से जुड़े हुए थे। दूसरा ये ग्रामीण समाजशास्त्र से जुड़े हुए थे, तो उसका प्रभाव हमें देखने को मिला। और उस समय में आप लोगों को ये दिखेगा कि बहुत ज़्यादा ग्रामीण अध्ययन भी हुआ, जैसे कि आप देसाई को देख सकते हैं, और भी बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने ग्रामीण समाजशास्त्र पे काफ़ी कुछ अध्ययन किया है। धीरे धीरे आगे जब बढ़ता गया तो ये देखने को मिला कि हमारे भारत में और भी बहुत सारी जैसे जैसे विकास होता गया और भी समस्याएं थी। तो विक्टर डिसूजा ये कहना चाहते थे कि हमें भारत का जो अध्ययन करना है वो भारत के पर्सपेक्टिव में जो यहाँ की समस्याएं हैं, यहाँ के चैलेंजेस क्या हैं, उनको हमें सही से समझने की ज़रूरत है, और तब जाके हम सोशियोलॉजी को एक सही सब्जेक्ट के रूप में ला सकते हैं। जैसा कि अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो सोशियोलॉजी को एज ए साइंटिफिक सब्जेक्ट के रूप में माना गया। ये आप सभी को भी पता है कि जैसे कि अगर काम्टे की बात करें, दरखाइम की बात करें, तो ये लोग इसको एज ए साइंस समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगर हम समाजशास्त्र और मानव शास्त्र दो विषयों को एक साथ जोड़ के देखें, समाजशास्त्र को और मानव शास्त्र को हमें एक साथ जोड़ के देखेंगे, तो समाजशास्त्र जो है वो समाज का एक साइंटिफिक अध्ययन करना चाहता है, एज अ होल समाज का साइंटिफिक वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहता है। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी जो है वो हमारा जो एक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, हमें जो सामाजिक संरचना दिख रही है, जो ग्रुप्स दिख रहे हैं, उनका रियल में क्या स्ट्रक्चर है वो समझना चाहता है। तो इन दोनों में हमें कंट्रोवर्सी दिखती है। दोनों जहाँ पे समाजशास्त्र साइंटिफिकली अध्ययन के लिए सोचेगा, वहीं पे अगर एंथ्रोपोलॉजी की बात करें या मानव शास्त्र की बात करें, तो वो जो है हमारा एक अनुभव, या हम ये कहें कि प्रैक्टिकली जो लोगों के व्यवहार हैं, किस तरीके से हमें किसी का कल्चर दिखता है, किसी की किस तरीके की परंपराएं हैं, वहाँ की प्रथाएं हैं, उससे किस तरीके का समाज का स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको समझने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो विक्टर डिसूजा हैं वो ये कहना चाहते हैं कि हमें सोशियोलॉजी को और एंथ्रोपोलॉजी को अलग अलग नहीं समझना है, बल्कि ये समझना पड़ेगा कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों को हमें साथ लेके सामंजस्य करते हुए, और तब जाके हमें समझना पड़ेगा, तब जाके हम समाजशास्त्र को एक सही तरीके से भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं। यहाँ पे इनकी कुछ जो
लेख प्रकाशित हुए हैं इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वीकली में, उसको मैंने हेडिंग को यहाँ मेंशन कर दिया है, क्योंकि ये हेडिंग ही आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं कि ये जो है ये लेख किस विचारक का है। तो आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, रूट्स ऑफ प्रेजेंट कम्युनल क्राइसिस। नेक्स्ट है इकोनॉमी, कास्ट, रिलीजन एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनालिसिस ऑफ कम्युनल टेंशन इन पंजाब। तो यहाँ पे आप लोगों को की टर्म भी मिल जा रहा है पंजाब का। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि उन्होंने माना था कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उसके कारण हमें एक कम्युनल टेंशन भी दिखाई देता है। चंडीगढ़, पीपल प्रिवेल ओवर प्लान। आप लोगों को सारी जो लेख हैं वो इन्हीं सबसे अभी तक हम लोगों ने जितना डिस्कस किया उसी से संबंधित आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सोशल इनइक्वालिटीज़ एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट, रूरल सोशियोलॉजी, इनका एक लेख है जो कि 1971 में इन्होंने दिया था। ओके, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, चेंजिंग स्टेटस ऑफ शेड्यूल कास्ट। किस तरीके से अभी हम लोगों ने बात किया कि जो शेड्यूल कास्ट है वो ज़्यादा जो हमारा डेवलपमेंट हुआ उसका ज़्यादा उन्होंने फ़ायदा उठाया, तो उनका स्टेटस जो है शेड्यूल ट्राइब्स के अनुसूचित जनजातियों की तुलना में जो अनुसूचित जातियाँ थी उनका ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला था। तो चेंजिंग स्टेटस ऑफ शेड्यूल कास्ट, द सोशियोलॉजिस्ट रोल। तो जो समाजशास्त्री हैं उनका आखिर में क्या रोल है, समाज का किस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए, इसके बारे में भी इनका एक लेख है। यहाँ पे एक और इनका लेख है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, सोशियोलॉजी एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, द नेग्लेक्ट ऑफ द आइडिया ऑफ फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व या फिर भाईचारा। तो ये इनका एक लेख है, इसको आप लोग चाहिए तो आप लोग पॉज करके रीड कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मेन जो है वो उनका जो हेडिंग है यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विक्टर एच डिसूजा। तो यहाँ पे आप लोगों को ये फैक्ट भी दिख रहा है, ये प्रेसिडेंट रहे इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के 1985 से 1987 तक। ओके, इनकी बुक्स की यदि बात करें तो इनकी बुक्स हमें बहुत ज़्यादा तो नहीं देखने को मिली, सिर्फ 3 बुक्स मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, तो जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। इस बुक को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डेवलपमेंट प्लानिंग एंड स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़, द रिस्पॉन्स ऑफ अंडर प्रिविलेज, जो हम लोग सेकेंड पेज पे डिस्कस किए थे वो यही बुक था, जिसमें कि इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, वो जो है समकालीन भारत की जो आर्थिक विकास की जो प्लानिंग है उसमें किस प्रकार से अपने आप को पिछड़ा हुआ पाती हैं या वंचित हैं। एक बुक इनकी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगली बुक इनकी एक दिख रही है इनइक्वालिटी एंड इंटीग्रेशन इन एन इंडस्ट्रियल कम्युनिटी, विक्टर एच डिसूजा। तो यहाँ पे इनकी ये 3 बुक्स मुझे इनका फ्रंट पेज कवर मिला। ओके, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी कुछ हेल्प कर सकता है। मेरी कोशिश यही थी कि जितनी मेरे पास कंटेंट थी मैं उसे अवेलेबल कराऊं। और दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, मेरे लेक्चर्स आप लोगों को पसंद आते हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।